क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि किचन में रखा एक साधारण सा सेब कटने के बाद अचानक भूरा क्यों हो जाता है? बिल्कुल। या फिर अगर हम दुनिया के सबसे मजबूत लोहे के पुलों की बात करें। हाँ, जो टनों वजन सह सकते हैं। सही कहा। वो सिर्फ हवा और पानी के संपर्क में आने से अंदर ही अंदर खोखले होकर ढह क्यों जाते हैं। मतलब ये दोनों घटनाएं देखने में तो एकदम अलग लगती हैं। एक सेब है और एक पुल है। पर सच तो ये है कि इन दोनों के पीछे ना एक ही अदृश्य कातिल काम कर रहा है। तो आज हम उसी दुनिया में उतरने वाले हैं जहां अणु टूटते हैं, जुड़ते हैं और पूरी दुनिया का निर्माण करते हैं। बिल्कुल। और आज की हमारी इस चर्चा का जो स्रोत है वो है श्री एसआरएसआर क्लासेस एकेडमी। हाँ, श्री एसआरएसआर क्लासेस एकेडमी के डॉक्टर खुशाल मौर्य द्वारा तैयार किए गए कक्षा 10 विज्ञान के नोट्स। और विषय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और दिलचस्प बात यह है कि ये नोट्स सिर्फ परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। अक्सर ना विज्ञान को टेस्ट ट्यूब और प्रयोगशालाओं की चीज मान लिया जाता है। हाँ, कि बस लैब में ही होता है जो होता है। सही कहा। लेकिन अगर इन रासायनिक अभिक्रियाओं को ध्यान से देखा जाए तो ये तो हमारे जीवन के हर सेकंड को नियंत्रित कर रही हैं। मतलब खाना पकाने से लेकर हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बनने तक हर जगह अणुओं का एक जटिल खेल चल रहा है। बिल्कुल। तो चलिए इस खेल के सबसे बुनियादी नियम से शुरुआत करते हैं। तो हमारे आसपास हर पल कुछ न कुछ बदल रहा है ना। पानी बर्फ बन रहा है, कागज जल रहा है, लोहे पे जंग लग रही है। हाँ, लेकिन विज्ञान इन बदलावों को दो अलग अलग हिस्सों में बांटता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अगर मैं एक कागज को फाड़ दूं तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो वो कागज ही ना। बिल्कुल। उसका मूल स्वरूप नहीं बदलता। हाँ, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ है। और यहीं से उस बदलाव की गहराई समझ में आती है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणु अपनी पहचान नहीं खोते। अच्छा, मतलब जैसे बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर वो अभी भी H2O ही है। सही कहा। बस उसके अणु एक दूसरे से थोड़ा दूर चले गए हैं। हाँ। लेकिन डॉक मौर्य के नोट्स बहुत स्पष्ट करते हैं कि रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल अलग है। वो कैसे? इसमें पुराने बंधन टूट जाते हैं और एक पूरी तरह से नया पदार्थ जन्म लेता है। ये एक अपरिवर्तनीय मतलब स्थायी बदलाव है। इसे समझने के लिए किचन का रुख करते हैं। नोट्स में कच्चे आटे से रोटी बनने का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। बिल्कुल। जब आटे में पानी मिलाकर उसे गूंथा जाता है और फिर तवे पर सेका जाता है तो गर्मी के कारण उसके अंदर के प्रोटीन और स्टार्च के अणु आपस में उलझकर एक नया स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हाँ, और अब दुनिया की कोई भी तकनीक लगा ली जाए, उस सिकी हुई रोटी से वापस कच्चा सूखा आटा नहीं निकाला जा सकता। अरे बाप रे, हाँ, ये तो है। और यहाँ सिर्फ आकार नहीं बदल रहा है, उस नए पदार्थ के गुण, उसका स्वाद, उसका रंग, उसकी गंध, सब कुछ पूरी तरह से बदल जाता है। मतलब ऊर्जा का एक बहुत बड़ा आदान प्रदान होता है। बिल्कुल। और लोहे पर लगने वाली जंग भी इसी स्थायी बदलाव का हिस्सा है। अच्छा, तो लोहा सिर्फ अपना रंग बदलकर लाल या भूरा नहीं होता? नहीं नहीं, हवा की ऑक्सीजन और पानी की नमी के साथ मिलकर वो अंदर से एक बिल्कुल नया यौगिक बन जाता है, आयरन ऑक्साइड। मतलब मजबूत लोहे की आत्मा ही पूरी तरह बदल चुकी है और वो एक कमजोर पाउडर में तब्दील हो गया है। सही कहा। तो इसका मतलब है कि रासायनिक परिवर्तन में पुरानी चीज अपना वजूद पूरी तरह से मिटा देती है। हाँ, ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर लोहा आयरन ऑक्साइड बन गया या कोई चीज जल के राख बन गई, तो क्या पुराना पदार्थ ब्रह्मांड से हमेशा के लिए गायब हो जाता है? मतलब क्या उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है और इसका जवाब हमें ब्रह्मांड के सबसे अटूट नियम की ओर ले जाता है। कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। अच्छा। ये नियम साफ कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किए जा सकता है। इससे अगर अकाउंटिंग की भाषा में समझें तो प्रकृति की ऑडिटिंग बहुत सख्त है। बिल्कुल, बहुत सख्त है। प्रकृति अपनी बैलेंस शीट में कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करती। मतलब अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया शुरू होने से पहले, जिसे हम अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहते हैं, हाँ, उसका कुल वजन 100 ग्राम था। हाँ, तो अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थ यानी प्रोडक्ट्स का कुल वजन भी ठीक 100 ग्राम ही होना चाहिए। एकदम सटीक। और यही नियम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का आधार है। वो कैसे? देखिए, हम पूरी अभिक्रिया को शब्दों में लिखने के बजाय, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं,
हम उनके संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, H2 और O2। बिल्कुल। लेकिन अक्सर जब हम इन्हें संकेतों में लिखते हैं तो वे कंकाल समीकरण होते हैं। कंकाल समीकरण मतलब एक ऐसा ढांचा जो दिखने में तो है लेकिन उसमें कुछ कमी है। हाँ, अंग्रेजी में इसे स्केलेटल इक्वेशंस कहते हैं। अगर हम पानी बनने की प्रक्रिया को संकेतों में देखें तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर पानी बनाते हैं। सही कहा। लेकिन पानी के एक अणु में तो ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही परमाणु होता है ना, H2O। बिल्कुल। तो बाईं तरफ हमारे पास 2 ऑक्सीजन थे और दाईं तरफ बनने वाले पानी में सिर्फ एक ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का परमाणु कहाँ गया? यही तो बात है। क्या वो हवा में गायब हो गया? वही तो मैं सोच रहा हूँ। अरे यहीं पर प्रकृति का सख्त नियम आड़े आता है। परमाणु कभी हवा में गायब नहीं हो सकते। अच्छा। इसीलिए समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। हम अणुओं के आगे गुणांक लगाते हैं, कोएफिशिएंट्स। हम ये नहीं कर सकते कि पानी का फॉर्मूला ही बदल दें, लेकिन हम पानी के अणुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। जब हम 2 हाइड्रोजन अणुओं को एक ऑक्सीजन अणु के साथ मिलाते हैं तो पानी के 2 अणु बनते हैं। अरे वाह, अब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बिल्कुल बराबर हो जाती है। हाँ, और डॉक्टर मौर्य के नोट्स में भी इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि परीक्षा में ये संतुलित समीकरण बार बार पूछे जाते हैं। हाँ, क्योंकि इसे रटा नहीं जा सकता। इसे समझने का मतलब है प्रकृति के इस गणित को महसूस करना। बिल्कुल। लेकिन प्रकृति अकाउंटिंग में तो पास हो गई, द्रव्यमान पूरी तरह सुरक्षित है। हाँ। अब सवाल यह है कि अगर कोई नया पदार्थ बन रहा है तो ये पुराने अणु टूटकर नया रूप कैसे लेते हैं? मतलब? क्या वे आपस में टकराते हैं? चलिए इस टूटने और जुड़ने के मैकेनिज्म को थोड़ा डिकोड करते हैं। अणुओं का ये टूटना और जुड़ना कई अलग अलग तरीकों से होता है, जिन्हें हम अभिक्रियाओं के प्रकार कहते हैं। अच्छा। सबसे आसान तरीका है संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें 2 या 2 से अधिक छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़ा और नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे जब घर की पुताई के लिए सूखे सफेद चूने में कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाया जाता है। बिल्कुल, मैंने खुद देखा है कि बिना किसी आग के वो पानी अचानक उबलने लगता है और बहुत सारी गर्मी बाहर निकलती है। ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। यहाँ 2 अलग अलग चीजें, चूना और पानी, आपस में पूरी तरह से विलीन होकर एक हो गई और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। हाँ। और क्योंकि इस प्रक्रिया में गर्मी पैदा हुई, इसे ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो अगर संयोजन अभिक्रिया में 2 चीजें मिलकर एक हो रही हैं, जैसे किसी की शादी होना, तो क्या कोई ऐसी अभिक्रिया भी है जहां तलाक होता हो? तलाक? हाँ, मतलब जहां एक बनी बनाई चीज टूटकर बिखर जाए। बिल्कुल, इसे अपघटन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा। इसमें एक अकेला पदार्थ टूटकर 2 या अधिक छोटे पदार्थों में बंट जाता है। लेकिन जैसे किसी भी मजबूत रिश्ते को तोड़ने के लिए बाहर से भारी दबाव या ऊर्जा की जरूरत होती है, हाँ, वैसे ही रासायनिक बंधनों को तोड़ने के लिए भी ऊर्जा चाहिए होती है। ऊर्जा किस रूप में? ये ऊर्जा ऊष्मा, प्रकाश या बिजली के रूप में हो सकती है। अच्छा, मतलब गर्मी, रोशनी या करंट? बिल्कुल। जब कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत तेज गर्म किया जाता है तो उसके अणु इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाते हैं। अरे वाह! क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा सोखी जा रही है, इसे ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। ये संयोजन और अपघटन तो समझ में आते हैं, लेकिन नोट्स में एक और दिलचस्प प्रकार है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, विस्थापन अभिक्रिया। ये मुझे किसी क्लासरूम के उस दबंग बच्चे की तरह लगता है जो किसी कमजोर बच्चे को उसकी कुर्सी से हटाकर खुद बैठ जाता है। ये तुलना रसायनों के बर्ताव पर एकदम सटीक बैठती है। सच में? बिल्कुल। रसायन विज्ञान में हर तत्व की अपनी एक ताकत होती है, जिसे उसकी क्रियाशीलता कहते हैं। जब एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व के यौगिक के संपर्क में आता है तो वो कम क्रियाशील तत्व को धक्का मारकर बाहर निकाल देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। बिल्कुल। अगर नीले रंग के कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील डाल दी जाए तो लोहा कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। अच्छा, तो वो कॉपर को हटा देगा? हाँ, वो कॉपर को हटाकर खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और घोल का रंग नीला से हरा हो जाएगा। ये तो रसायनों की राजनीति हो गई पूरी की पूरी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन चलिए उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नोट्स कहते हैं कि ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉन खोना
या ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना। और मजे की बात यह है कि ये दोनों हमेशा एक साथ होते हैं। यह पूरे रसायन विज्ञान का सबसे शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। रेड यानी रिडक्शन और ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन को मिलाकर रेडॉक्स बनता है। यही पर मुझे थोड़ा गहरा उतारना है। हाँ, पूछिए। हम ये तो समझ गए कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का खोना होता है, लेकिन कोई भी परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन क्यों खोएगा? इलेक्ट्रॉन तो परमाणु का हिस्सा है ना? क्या कोई पदार्थ बस यूं ही हवा में अपने इलेक्ट्रॉन उछाल देता है, या कोई ऐसा है जो जबरदस्ती उन इलेक्ट्रॉनों को छीन रहा है? यही वो असली पॉइंट है जहां चीजें दिलचस्प होती हैं। परमाणु खुशी खुशी अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देते, उन्हें छीना जाता है। अच्छा। और इस आणविक दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन? बिल्कुल। ऑक्सीजन की प्रकृति बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। इसका मतलब है कि उसे इलेक्ट्रॉनों की बहुत ज्यादा भूख होती है। तो जब ऑक्सीजन किसी धातु जैसे लोहे के संपर्क में आता है तो वो क्या करता है? वो लोहे के परमाणुओं पर हमला करता है और उनके इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है। बाप रे। लोहा अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है और यही ऑक्सीकरण है। अच्छा। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन ने वे इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए, इसलिए ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। मतलब एक का नुकसान, दूसरे का फायदा? सही कहा। इसीलिए ऑक्सीकरण और अपचयन कभी अकेले नहीं हो सकते, वे हमेशा एक साथ घटित होते हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत है। इसका मतलब है कि जब लोहे पर जंग लगती है तो असल में ऑक्सीजन लोहे के इलेक्ट्रॉन लूट रहा होता है। बिल्कुल। और जब कागज जलता है तभी तो वो हवा की ऑक्सीजन से ही प्रतिक्रिया करता है ना? हाँ। तो क्या जंग लगना और कागज का जलना एक ही प्रक्रिया है? वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो हाँ, दोनों ही ऑक्सीकरण के उदाहरण हैं। अरे वाह। फर्क सिर्फ रफ्तार का है। लोहे पर जंग लगना एक बेहद धीमी ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जिसे महीनों या सालों लगते हैं। और कागज? और जब कागज जलता है तो वह इतनी तेजी से ऑक्सीकरण करता है कि वो ऊर्जा आग और प्रकाश के रूप में तुरंत बाहर आ जाती है। यानी जंग एक धीमी आग है और आग एक तेज जंग। बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसा नजरिया है जो हमारे आसपास के दुनिया को देखने का तरीका ही बदल देता है। हाँ, ये विज्ञान की खूबसूरती है। लेकिन चलिए अब थोड़ा प्रयोगशालाओं और किताबी सूत्रों से बाहर निकलते हैं। डॉक्टर मौर्य के नोट्स में इस बात पर खास ध्यान दिया गया है कि इन रासायनिक अभिक्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन पर क्या असर होता है। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। हमने देखा कि लोहे पर जंग लगना कैसे एक धीमी तबाही है। बिल्कुल। संक्षारण, जिसे अंग्रेजी में कोरोजन कहते हैं, केवल एक वैज्ञानिक शब्द नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो कैसे? धातुएं जब हवा और नमी के संपर्क में आती हैं तो वे अपनी मूल अवस्था यानी अयस्क में लौटने लगती हैं। और में? अच्छा, मतलब प्रकृति उन्हें वापस मिट्टी में मिला रही है। हाँ, हर साल दुनिया भर में पुलों, इमारतों और जहाजों के संक्षारण से अरबों डॉलर का नुकसान होता है। तो इंसान इस विनाशकारी ऑक्सीकरण से बचने के लिए क्या करता है? हम लोहे को ऑक्सीजन के इस हमले से कैसे बचाते हैं? हम उसके आगे एक ढाल खड़ी कर देते हैं। ढाल? हम लोहे पर पेंट कर देते हैं या उस पर तेल लगा देते हैं जिससे ऑक्सीजन सीधे लोहे की सतह तक ना पहुंच पाए। अच्छा, मतलब एक लेयर बना दिया। बिल्कुल। एक और बहुत ही दिलचस्प तरीका है गैल्वेनाइजेशन। इसमें लोहे के ऊपर जिंक की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है। लेकिन जिंक ही क्यों? क्योंकि जिंक लोहे से ज्यादा क्रियाशील होता है। अच्छा। जब ऑक्सीजन हमला करता है तो जिंक खुद आगे आकर अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है। जिंक एक तरह से लोहे को बचाने के लिए अपना बलिदान दे देता है। अरे वाह। जब तक लोहे पर जिंक की कोटिंग रहती है, लोहा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। ये तो धातुओं का संरक्षण हुआ, लेकिन हमारी रसोई में भी तो ऑक्सीकरण हो रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। हम जो अपना पसंदीदा खाना बनाते हैं, अगर उसे बाहर छोड़ दें तो वो खराब हो जाता है। उसमें से दुर्गंध आने लगती है। इसे विकृत गंधता कहते हैं, रैंसिडिटी। अच्छा, तो खाने के खराब होने के पीछे भी यही इलेक्ट्रॉन का खेल है। बिल्कुल। जब चिप्स या नमकीन में मौजूद वसा और तेल हवा की ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। उनके अणु टूट जाते हैं और नए यौगिक बनाते हैं जिनकी गंध और स्वाद दोनों खराब होते हैं। इसीलिए चिप्स के पैकेट हमेशा फूले हुए होते हैं। उनमें आम हवा नहीं होती, बल्कि कोई ऐसी गैस होती है जो ऑक्सीकरण को रोक सके। सही पकड़ा। उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन क्यों? देखिए, ऑक्सीजन बहुत आक्रामक गैस है, लेकिन नाइट्रोजन बहुत ही आलसी या अक्रिय गैस है। इनर्ट गैस। अच्छा, वो चिप्स के तेल के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती।
पैकेट के अंदर नाइट्रोजन होने से चिप्स हफ्तों तक ताजे रहते हैं। और खाने को सड़ने से बचाने के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार है रेफ्रिजरेटर, यानी अपना फ्रिज। बिल्कुल। लेकिन फ्रिज असल में काम कैसे करता है? मतलब क्या ये अंदर कोई जादू करता है जो खाने को बचा लेता है? कोई जादू नहीं है, ये शुद्ध भौतिकी और रसायन विज्ञान है। कैसे? रासायनिक अभिक्रियाओं को होने के लिए अणुओं का आपस में टकराना बहुत जरूरी है। जब तापमान ज्यादा होता है तो अणुओं के पास गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा। वे तेजी से घूमते हैं, जोर से टकराते हैं और तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे खाना जल्दी सड़ता है। तो जब हम खाने को फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज सिर्फ तापमान कम कर देता है। तापमान कम होने से अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, वे सुस्त हो जाते हैं। अच्छा, मतलब उनकी आपस में टकराने की रफ्तार और ताकत कम हो जाती है। बिल्कुल, इतनी कम हो जाती है कि जो अपघटन की अभिक्रिया बाहर कुछ घंटों में हो जाती, उसे फ्रिज के अंदर कई दिन लग जाते हैं। हम अभिक्रिया को रोक नहीं रहे हैं, बस उसे बहुत धीमा कर रहे हैं। तो हमारा फ्रिज, चिप्स के पैकेट में भरी नाइट्रोजन और पुलों पर किया गया पेंट, ये सब असल में प्रकृति की टूटने और सड़ने की प्रक्रिया के खिलाफ हमारे हथियार है। हाँ, एकदम सही। हम प्रकृति की उस सख्त अकाउंटिंग को अपने हिसाब से धीमा करने की कोशिश कर रहे हैं, और रसायन विज्ञान हमें यही शक्ति देता है। यह हमें ये समझने में मदद करता है कि दुश्मन कौन है और काम कैसे कर रहा है, चाहे वो जंग हो या खाने की सड़न, और फिर हमें उसे रोकने के तरीके भी देता है। कमाल है। डॉक्टर खुशहाल मौर्य के नोट्स के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, जो केवल बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं बल्कि विज्ञान को समझने के लिए है। और वो संदेश क्या है? संदेश है अभ्यास और दृढ़ता। नोट स्पष्ट करते हैं कि आप रसायन विज्ञान को रट नहीं सकते। हाँ, ये तो है। आपको रोज अभ्यास करना होगा, खुद अपने हाथों से समीकरणों को संतुलित करना सीखना होगा। पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल करने का मतलब सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि प्रकृति के इस व्यवहार को अलग अलग परिस्थितियों में कैसे परखा जाता है। बिल्कुल। उनका अंतिम मंत्र है, कभी हार मत मानो, खुद पर विश्वास रखो, मेहनत जरूर रंग लाएगी। और ये मंत्र वाकई पारंगर है। आज हमने रसोई घर में पकने वाली रोटी से लेकर चूने के उबलने तक और लोहे के राख बनने तक हर चीज के पीछे के रहस्य को खोला। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे ऑक्सीजन एक लुटेरे की तरह काम करता है और कैसे फ्रिज अणुओं की रफ्तार को धीमा करके हमारे खाने को बचाता है। जब हम इस नजरिए से दुनिया को देखते हैं तो हमारे आसपास होने वाली हर छोटी सी घटना भी चमत्कारी लगने लगती है। इसी चमत्कारी एहसास के साथ मैं आज की इस गहरी चर्चा को एक ऐसे विचार के साथ खत्म करना चाहूंगा जिस पर शायद फुर्सत में कोई भी सोचेगा। आज हमने जाना कि इंसान अपना कितना सारा समय, पैसा और ऊर्जा केवल प्राकृतिक रासायनिक अभिक्रियाओं को रोकने में लगा देते हैं, चाहे वो पुलों के लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना हो या फ्रिज में खाना रखकर उसकी उम्र बढ़ाना हो। बिल्कुल। जरा सोचकर देखा जाए, क्या मानव सभ्यता की आधी सफलता इसी बात पर टिकी है कि हमने प्रकृति की सड़ने और अपघटन की रफ्तार को कंट्रोल करना सीख लिया है? बहुत गहरा सवाल है। अगर इंसान ने इन प्राकृतिक रासायनिक घड़ियों को धीमा करने का तरीका नहीं खोजा होता तो क्या हम आज इतने बड़े शहर बसा पाते? शायद नहीं। क्या हम अपना खाना अगले दिन के लिए बचा पाते? इस सवाल के साथ हम आज का डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाते रहिए।